हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम लेसन नंबर 1 ऑलरेडी ये सीरीज का डिस्कस कर चुके हैं। जिसने अब तक प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो, पढ़ के वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। आज से हम शुरुआत करने वाले हैं लेसन नंबर 2 के बारे में, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर बजाय 9667836333 से व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं कंसेप्ट। अब कंसेप्ट हमारे पास है क्या? लेसन नंबर 2 है सोलो ग्रोथ मॉडल एंड ग्रोथ अकाउंटिंग। देखो जो सोलो ग्रोथ मॉडल है ना, वो किसने दिया था? रॉबर्ट सोलो ने दिया था। जहां पे हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं लॉन्ग रन के अंदर कि कैसे एक क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर, पहले आपको बता देता हूं क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है। क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि जब एक कंट्री अपनी बाउंड्रीज को लॉक कर लेती है, वो किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड वगैरह नहीं करती, ना तो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदती है ना ही बेचती है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंप्लीटली बंद रखा होता है। ऐसी इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोल के चलते हैं। लेकिन जब हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे ऑलमोस्ट 4 सेक्टर में देखने को मिलते हैं। एक प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, फिर गवर्नमेंट और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हम बाकी सारी कंट्री के जरिए ट्रेड भी कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। लेकिन जब हम बात करते हैं इस वाले मॉडल की, सोलो मॉडल की, तो यहाँ पे हमें क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर देखते हैं कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया जा सकता है जो भी गिवन रिसोर्सेज हैं और जो भी गिवन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर। क्योंकि हम सब जानते हैं जब हम किसी भी फॉरेन कंट्री से ट्रेड नहीं करेंगे, यानी कि ना ही तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना ही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हमें टेक्नोलॉजी भी खुद डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बाकी कंट्री से टेक्नोलॉजी नहीं मांग सकते। दूसरा, हमें कैपिटल भी खुद का लगाना पड़ेगा, यानी कि हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो सारे क्या होंगे? खुद के होंगे। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ना कि कंट्रीज जो है वो ट्रेड करती हैं या फिर बाकी अदर कंट्री से गुड्स और सर्विस मंगवाती है या फिर इन्वेस्टमेंट की ओर देखती है कि भाई बाकी कंट्रीज भी हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें, तो ऐसे केस में 2 चीजें मिलती हैं हमें फॉरेन कंट्री से सबसे ज्यादा। एक तो फॉरेन कैपिटल, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है हमारी कंट्री के अंदर। दूसरा बेनिफिट पता है क्या मिलता है? टेक्नोलॉजी का। क्योंकि जब भी कोई फॉरेन कंट्री अपना बिजनेस हमारे डोमेस्टिक कंट्री में फिर डोमेस्टिक इकोनॉमी में सेटअप करती है, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आती है, अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आती है, जिसके जरिए हमारी इकोनॉमी और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती है। तो ये बेनिफिट मिलता है जब एक इकोनॉमी ओपन होती है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड इकोनॉमी की, तो एक कंट्री को अपने ही लेबर यूज करने पड़ेंगे, अपनी ही कैपिटल यूज करनी पड़ेगी और साथ साथ अपनी ही टेक्नोलॉजी यूज करके अपने कंट्री को या फिर अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ दिलानी होगी। तो ये सब हम देखने वाले हैं इस कंप्लीट मॉडल के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव से, जहां पे हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब शुरू करते हैं कंसेप्ट। अब कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं पहले तो पहला पॉइंट क्या आता है इसका? द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी, कि भाई जो इकोनॉमी है उसमें कैपिटल कहां से आएगा। हम सब जानते हैं जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल कब है? जब अच्छे बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म करेंगे, यानी कि जब बिजनेसेस जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी हम जो है वही ग्रोथ की बात सोच सकते हैं। अब एक बिजनेस को चलने के लिए क्या चाहिए होते हैं? कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आता है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है जिसकी मैं बात करता हूं, तो वो इंपॉर्टेंट है कैपिटल। क्योंकि बिना पैसे के बिजनेस चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि लेबर को वेजेस कहां से मिलेगी, एम्प्लॉय को सैलरी कहां से मिलेगी, अदर एक्सपेंसेस बिजनेस से कैसे फुलफिल होंगे, लैंड के बदले रेंट कैसे जाएगा, वो सब कहीं ना कहीं कैपिटल के जरिए किया जाता है। यानी कि हम एक इकोनॉमी के अंदर ये देखते हैं कि कैपिटल कहां से लाया जाएगा। और कैपिटल कई बार इंडिविजुअल सेविंग पे भी डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल सेविंग कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करते हैं, अगर यहाँ पे सेविंग करने वाले यानी कि सेवर ज्यादा होंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा? वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोडक्शन अपने आप ही बढ़ जाएगा।
और एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट के जरिए हमेशा जो है ना वो प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि कैपिटल का एक्यूमुलेशन डिपेंड करता है कि उस कंट्री में पैसे का फ्लो कैसा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, वो आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द गोल्डन रूल ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि हम जो है वो एक गोल्डन रूल देखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की, क्योंकि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है ना बहुत ज्यादा मैटर करती है एक कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रोथ दिलाने के लिए। अब एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है ना वो दो तरीके से इंपैक्ट डालती है, पॉजिटिव इंपैक्ट भी डालती है और नेगेटिव इंपैक्ट भी डालती है। पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी पॉजिटिव इंपैक्ट की। तो अगर बिजनेस को ग्रो करना है या फिर कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो सिंपल सी बात है, हाँ लोग चाहिए होंगे लेबर के तौर पर काम करने के लिए या फिर प्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन के लिए, लेकिन वो लोग जो है ना वो क्या होने चाहिए, एसेट्स होने चाहिए उस कंट्री के। क्यों? क्योंकि भाई प्रोडक्शन वही लोग कर पाएंगे ना जो स्किल्ड हैं, जिन्हें प्रोडक्शन करना आता है। वरना क्या होता है कई बार जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की नेगेटिव ग्रोथ की, तो पॉपुलेशन बढ़ तो रही है लेकिन उस बढ़ी हुई पॉपुलेशन के पास कोई स्किल नहीं है, कोई माइंडसेट नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या वो कभी भी एक कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रोथ दिलाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा जो हम बात करते रहते हैं कि हमारे ऊपर यानी कि इंडिया के ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो हम ये भूल जाते हैं कि चाइना भी तो एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन वहाँ के लोग जो है ना वो हाईली स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, जिस चीज की वजह से मैं कह सकता हूँ कि स्किल्स की वजह से या फिर बाकी नॉलेज की वजह से उन लोगों को बचपन से ही वही चीज सिखाई जाती है कि किस तरीके से आपको आगे जाके प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है, जिसके जरिए आज भी वो कंट्री जो है वो जीडीपी के नंबर्स में या फिर इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है। लेकिन वहीं पर जब हम इंडिया की ओर देखते हैं तो इंडिया के ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या है, या तो वो सेमी स्किल्ड हैं या फिर स्किलफुल नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, जिस चीज की वजह से मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रोडक्शन हमें नजर आता है। यानी कि जो और दूसरी बात एजुकेटेड की बात हम ना थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। कई लोग बोलते हैं भैया ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप इंडिया के लोग भी बहुत ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, लेकिन भाई उस एजुकेशन का क्या प्रोडक्शन में कोई यूज़ है? क्योंकि हम जो ये बुक की नॉलेज ले रहे हैं या फिर जो बाकी चीज़ों की नॉलेज ले रहे हैं, क्या उसका प्रोडक्शन से कोई मतलब है? क्या हम उन स्किल्स को प्रोडक्शन करते वक्त यूज़ कर सकते हैं? तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे निकल के आता है। यानी कि प्रोडक्शन की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकती है या फिर कैसे वो एक प्रेशर बनते हैं इकोनॉमी के ऊपर, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के अंदर। इसके बाद तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या आता है, इफेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो जिसकी बात मैंने की भी कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है उसका इफेक्ट इकोनॉमी के ऊपर किस प्रकार का रहता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का क्या इफेक्ट रहा है। हम सब जानते हैं ऐसी इकोनॉमी की बात कर लेते हैं जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस है या फिर एडवांस इक्विपमेंट्स यूज करती है, ठीक है, तो हमेशा वो बाकी इकोनॉमी से क्या करेगी, बेहतर परफॉर्म करेगी। जैसे हम बात कर लेते हैं जापान की या फिर चाइना की, ये लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और एडवांस है, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है। वहीं पर कोई दूसरी इकोनॉमी की बात कर लेते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतने बड़े लेवल पे नहीं हुई है या फिर वहाँ पे आज भी लोग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। इस बात का मतलब क्या है कि लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है और जिसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इकोनॉमिकली ग्रोथ पॉसिबल नहीं है ऐसी कंट्री के अंदर जहां पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रेस नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, ठीक है। तो ये चारों जो है ना हमारे क्या बनते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जिसको हम काफी डीप में स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अब समझते हैं इंट्रोडक्शन। तो अब इंट्रोडक्शन में क्या है, द न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल ऑफ रॉबर्ट सोलो। देखो मैंने कहा था ना रॉबर्ट सोलो ने ये मॉडल दिया था, ठीक है। रॉबर्ट सोलो इज वन ऑफ द बेस्ट नोन मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये एक बेस्ट नोन मॉडल है इकोनॉमिक ग्रोथ का, यानी कि हम इस मॉडल को जरूर स्टडी करते हैं जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। एंड परहैप्स द मोस्ट रेफर्ड पीस ऑफ वर्क इन दिस एरिया ऑफ स्टडी। और उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर एक अच्छी खासी थ्योरी दी थी और अच्छी खासी स्टडी और मॉडल प्रोवाइड किया हुआ है ताकि एक कंट्री अगर इस मॉडल को फॉलो करती है तो इकोनॉमिकली ग्रो कर सकते हैं। मॉडल टॉक्स अबाउट द इंटरेक्शन अमंग द ग्रोथ ऑफ कैपिटल स्टॉक। ये मॉडल बात करता है कि भाई कैपिटल स्टॉक को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बिना कैपिटल को, बिना कैश के इनफ्लो को ग्रोथ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी चीजें इसी पे डिपेंड करती हैं। अच्छे लेबर, एफिशिएंट लेबर, स्किलफुल लेबर, सब कैपिटल के बेस पे आएंगे। अच्छी टेक्नोलॉजी की हम इन्वेंशन कर सकते हैं, है ना, वो भी किसके बेस पे, कैपिटल के बेस पे। तो यानी कि कैपिटल का स्टॉक बढ़ना
बढ़ना बहुत जरूरी है इकोनॉमिकली ग्रोथ के लिए। ग्रोथ इन द पॉपुलेशन वही बहुत जरूरी है। लेबर्स फोर्स, यानी कि जब हम बात करते हैं ना पॉपुलेशन में ग्रोथ की, तो हम पॉपुलेशन में ग्रोथ की बात नहीं करते, सिर्फ लेबर फोर्स की बात करते हैं, यानी कि लेबर फोर्स बढ़ना चाहिए, यानी कि काम करने वाले लोग बढ़ने चाहिए। तो ये काम करने वाले लोग बढ़ेंगे तो होगा क्या, आउटपुट ज्यादा जनरेट होगा, और आउटपुट ज्यादा जनरेट होने का मतलब ही क्या है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है और हम इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहे हैं। इसके बाद क्या आता है, ग्रोथ और एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं या फिर एडवांस हो रहे हैं, यानी कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये भी एक तरीका बनेगा इकोनॉमिकली ग्रो करने का। इन द इकोनॉमी अफेक्ट्स इट्स आउटपुट एंड गुड्स एंड सर्विसेज, जिस चीज की वजह से एक तो आउटपुट का लेवल भी बदलेगा, यानी कि आउटपुट का लेवल भी अच्छा होगा, और गुड्स एंड सर्विसेज भी ज्यादा जनरेट हम कर पाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट कि सोलो ग्रोथ मॉडल होता क्या है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, कि भैया कैपिटल की बात कर ली, अब एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल होगा कैसे, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं। तो एज्यूमिंग दैट अ क्लोज्ड इकोनॉमी, जब हम बात करते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी की, तो लेबर फोर्स एंड टेक्नोलॉजी आर कांस्टेंट। तो हम मान लेते हैं कि लेबर फोर्स टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि जब हम क्लोज्ड इकोनॉमी का पार्ट है, इस बात का मतलब ये है कि हम जो है किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई भी रिलेशन नहीं रख रहे। ठीक है, ना ही तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को, ना ही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास जो लेबर है वो हमारे ही है। हम कभी भी अगर लेबर की कमी पड़ी तो फॉरेन कंट्री से लेबर नहीं मंगा सकते, क्योंकि हमारे पास वो ऑप्शन हमने बंद किया हुआ है। दूसरा, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है हमें उसी में ग्रोथ करनी होगी, और वरना तो अपनी टेक्नोलॉजी को खुद ही एडवांस करना पड़ेगा। हम फॉरेन कंट्री से कोई भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो भी चीज बंद कर रखी है। तो इसका मतलब यही है कि लेबर फोर्स हो चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, दोनों चीज क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। इसके बाद द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। जो एक्यूमुलेशन है किसी का एक्यूमुलेशन कैपिटल का इन द इकोनॉमी, वो कैसे देखेंगे हम कि डिमांड और सप्लाई कितनी है गुड्स की, है ना, उसके हिसाब से हम कैपिटल की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब समझते हैं इस चीज को, एक प्रोड्यूसर सप्लाई कब बढ़ाता है, जब डिमांड बढ़ती है ना, या फिर एक तरीके से वो भी कह सकते हैं जब कैपिटल का फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब थोड़ा सा ना कैपिटल के फ्लो को समझते हैं, कैपिटल का फ्लो काम किस तरीके से करता है। देखो, जब कैपिटल जो है वो एक प्रोड्यूसर के पास ज्यादा है तो वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, यानी कि वो ज्यादा लोगों को काम पे लगा सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि वो कैपिटल का जो फ्लो है वो लोगों के पास भी जाएगा, क्योंकि जब एक प्रोड्यूसर, मान लेते हैं मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, मेरे पास पैसा ज्यादा आ रहा है, तो मैं प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ाने की वजह से ज्यादा लेबर्स को लगाऊंगा, उनको वेजेस दूंगा या फिर सैलरीज दूंगा, तो होगा क्या, वो इनकम जो है वो ज्यादातर लोगों में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और बाद में जो प्रोडक्शन मैंने बढ़ाया है तो उसकी वजह से क्या बढ़ेगी, सप्लाई। लेकिन लोगों के पास इनकम भी तो बढ़ी है, क्योंकि मैंने उन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लोगों को काम भी दिया था, तो लोगों के पास इनकम भी बढ़ी है, तो लोग उन गुड्स पे और उन सर्विस पे खर्च भी करेंगे, जिसके जरिए पैसा वापस मेरे पास क्या आ जाएगा विद प्रॉफिट। तो ये बेनिफिट होता है कैपिटल एक्यूमुलेशन का। तो कैपिटल एक्यूमुलेशन को हम देखते हैं डिमांड और सप्लाई कितनी है गुड्स के, उसके हिसाब से, उसके हिसाब से क्या होता है, पैसे का इनफ्लो होता है। अब बात आती है कि भैया चलो अब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई डिटरमाइन करेंगे, तो उसको ही पढ़ लेते हैं कि डिमांड फॉर गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे डिटरमाइन होता है। तो डिमांड फॉर गुड्स की बात करते हैं। तो डिमांड फॉर गुड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेशनल इनकम अकाउंट आइडेंटिटी विच इज कन्वर्टेड टू अमाउंट पर वर्कर। इस बात का मतलब ये है कि जो डिमांड फॉर गुड्स है वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि नेशनल इनकम में, ठीक है, लोग की इनकम किस लेवल पे है, क्योंकि उससे लोग की इनकम के अकॉर्डिंग लोग डिमांड करते हैं, क्योंकि डिमांड करना काम किसका है, कंज्यूमर का, और कंज्यूमर डिमांड हमेशा करता है अपनी औकात के हिसाब से, यानी कि अपनी इनकम के हिसाब से। जिसकी जितनी इनकम उसका उतना कंजप्शन लेवल, और उतना ही ज्यादा उसका क्या होता है, एक तरह से डिमांड होती है उसकी। तो वही चीज यहाँ पे है। तो हम नेशनल इनकम में देखते हैं कि अमाउंट पर वर्कर कितना है, यानी कि हर जो पीपल है, हर लोग जो हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं, और उस पैसे में से कितना पैसा वो कंजप्शन की तरफ खर्च कर रहे हैं। तो एज्यूमिंग अ 2 सेक्टर मॉडल, 2 सेक्टर का मॉडल मान लेते हैं, तो वहां पे जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है, यानी कि जो y है वो बराबर होता है c प्लस आई। अब बात है भैया ये y बराबर c प्लस आई क्यों, उसके पहले आपको समझना पड़ेगा y बराबर c प्लस एस। देखो y का मतलब मान लेते हैं हम, एग्रीगेट डिमांड छोड़ो, इनकम मान लेते हैं।
इनकम में हम दो ही चीजें करते हैं, या तो हम अपनी सारी इनकम कंज्यूम कर लेंगे या हम अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव कर लेंगे। अब जो हमने पार्ट सेव कर रखा है अपनी इनकम का, क्या कोई पर्सन उसे मल्टीप्लाई करना नहीं चाहता? तो आप बोलोगे भैया हर पर्सन अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहता है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके, और जो मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं वो बेवकूफ हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उनके पैसे की वैल्यू क्या होती रहेगी, टाइम के साथ कम होती रहेगी। तो हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इन्वेस्ट करते भी हैं। तो जब मैं बात कर रहा हूँ y = C+S की, तो यहाँ पे एक पार्ट हो गया कंजप्शन का, एक हो गया हमारे पास किसका, सेविंग का। तो अब जो पैसा हमने सेव कर रखा है उसको हम इन्वेस्ट भी करते हैं। तो इसलिए जो इक्वेशन है वो इस प्रकार से है, y = C+I, कि या तो हम अपनी इनकम का पार्ट कंज्यूम कर लेंगे, फिर क्या कर देंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इस बात को भी बोल सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड में दो तरह की डिमांड होती है। एक तो हम इन्वेस्टमेंट की डिमांड करते हैं कि हमें अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो हम उसके बदले कुछ एसेट्स की डिमांड करते हैं ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है कि आपने कुछ ना कुछ एसेट्स बाय किए हैं। ठीक है, तो हमने वहां पैसा लगाया और कुछ पैसा डायरेक्ट हमने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। तो एग्रीगेट डिमांड दो तरह की होती है, या तो हम कुछ छोटे मोटे गुड्स के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, वो हो गया, और बाकी हमारा इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है। वेयर वाई क्या है हमारे पास, आउटपुट पर वर्कर, कि पर वर्कर कितना आउटपुट जनरेट। अच्छा, एक और इक्वेशन यहाँ पे बनी, कन्वर्टिंग दिस इज टू शो फॉर इंडिविजुअल वर्कर। अगर हमें इसे इंडिविजुअल वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना है तो वो इक्वेशन ये बनेगी y = C+I, जहां पे हमारे पास C क्या होगा, ठीक है, एक तरह से कंजप्शन पर वर्कर, और I क्या होगा, इन्वेस्टमेंट पर वर्कर, की पर वर्कर कितना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और पर वर्कर कितना कंजप्शन हमारा हो रहा है, और y क्या है, आउटपुट पर ईयर। फॉलोइंग काइंजियन थ्योरी ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग, तो ये हमारे पास एक काइंजियन इक्वेशन बनती है, थ्योरी बनती है किसके बारे में, कंजप्शन और सेविंग के बारे में। एंड सोलो मॉडल एज्यूम दैट, अब जो सोलो मॉडल है ना वो ये एज्यूम करते दैट अ वर्कर सेवर अ फ्रैक्शन s, तो जो वर्कर है ना वो एक फ्रैक्शन ही सेव करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, s ऑफ हिज एंड हर इनकम एंड कंज्यूम अ फ्रैक्शन y - s। इस बात का मतलब यही है ना कि एक सेवर मान लेते हैं कि अपना पैसा कुछ सेव कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं s, तो कंज्यूम कितना करेगा, y - s। भाई जो इनकम में से सेविंग को हटा लो तो बाकी उसने बाकी पार्ट क्या किया, कंज्यूम कर लिया होगा, तो y - s को क्या बन गया, कंजप्शन। तो सो कंजप्शन फंक्शंस पर वर्कर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज C = 1 - s y, यानी कि C हमारा क्या बना, कंजप्शन फंक्शन, 1 - s का मतलब क्या होता है, एक तरह से कंजप्शन। इसको आप यूं भी लिख सकते हो कि C = छोटा c y, ठीक है, कि इनकम का एक पॉइंट हमने, एक रेशियो हमने क्या बोलते हैं, कंजप्शन में यूज कर लिया। इसी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं C = 1 - s y, क्योंकि देखो C + s इक्वल्स टू मान लेते हैं हम यहाँ पे किसके, 1 के, इनकम के अपने। ठीक है, तो ये अपनी 1 होगी टोटल इनकम। तो अगर मैं यहाँ से कंजप्शन निकालना चाहूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 - s, और अगर सेविंग निकालना चाहूँ तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 - c। वहां से ये चीज डिराइव की हुई है। इसके बाद नाउ आउटपुट पर वर्कर कैन बी रिटन एज, तो आउटपुट पर वर्कर कुछ इस तरीके से होगा, y = y - sy प्लस में i। तो ये हमारा क्या बनेगा, सिंपल सा फॉर्मूला। और अगर इसे हम रीअरेंज करते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, i = sy। तो ये हमारी कुछ इक्वेशंस हैं जिसको मैंने आपको डिराइव करके दिखाया। अब बढ़ते हैं आगे। अब इक्वेशन शोज दैट इन्वेस्टमेंट पर वर्कर, मतलब ये क्वेश्चन ये शो करे कि इन्वेस्टमेंट जो है ना पर वर्कर की वो इक्वल है सेविंग पर वर्कर, एक पर्सन ने कितना बचाया, विच इज इन कन्फर्मेशन विद द मैक्रो एग्रीगेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो मैक्रो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट का मतलब एक इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, जितना पैसा हमने बचाया उसी को हम इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि वही पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो कंज्यूम कर लिया वो तो कंज्यूम कर लिया, ठीक है। इसके बाद ये आता है तो बीइंग इक्वल टू सेविंग इन द टोटल इकोनॉमी, तो ये कहीं ना कहीं सेविंग का पार्ट होता है टोटल इकोनॉमी के अंदर, टू अटेन इक्विलिब्रियम इनकम, ताकि हम एक इक्विलिब्रियम इनकम निकाल पाए या फिर अटेन कर पाए। इसके बाद बात क्या आती है सप्लाई ऑफ गुड्स की, कि गुड्स की सप्लाई किस प्रकार से देखी जाती है। अब ये देखते हैं तो इन द सोलो मॉडल, जब हम सोलो मॉडल की बात कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स कम फ्रॉम द सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये जो है ना सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन से हम निकाल सकते हैं, विच सेज दैट आउटपुट इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक, जहां पे हम क्या बोलते हैं कि आउटपुट इज डिपेंडेंट आएगा, इज डिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक, कैपिटल पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी ज्यादा कैपिटल उतना ज्यादा आउटपुट का प्रोडक्शन हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि कैपिटल ज्यादा तो हम मशीनरी एडवांस कर सकते हैं, ज्यादा मशीनरी कर सकते हैं, ज्यादा लेबर यूज कर सकते हैं, ज्यादा लैंड यूज कर सकते हैं, यानी कि हम हर एसेट को जो बिजनेस के लिए चाहिए ज्यादा यूज करके अपने आउटपुट के लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो यानी कि मैं सिंपल सी बात कर सकता हूँ कि कैपिटल का
एक डायरेक्ट रिलेशन है आउटपुट के लेवल से। कैपिटल ज्यादा आउटपुट का लेवल भी ज्यादा, कैपिटल कम आउटपुट का लेवल भी कम। क्योंकि कैपिटल के ज्यादा होने का मतलब क्या है कि मैं सारे एसेट को ज्यादा यूज कर सकता हूं। एंड लेबर विच सेज दैट अच्छा लेबर फोर्स एल विच इज गिवन एज डिवाइड ऑल थ्रू बाय एल टू गेट वाई बाय एल। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को एल से डिवाइड करते हैं तो हमारा फंक्शन बनता है कि आउटपुट का लेवल दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक कैपिटल और एक लेबर। और आप लोगों को पता होगा अगर आप लोगों ने लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा है कि लॉन्ग रन के अंदर ना तो हमारी कैपिटल फिक्स होती ना ही हमारी लेबर फिक्स होती। अगर हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना है लॉन्ग रन के अंदर तो हमें दोनों चीजों में चेंज करना पड़ता है, यानी कैपिटल में भी बदलाव करते हैं हम लोग और लेबर में भी बदलाव करते हैं। वही चीज हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखो इसको अगर मैं एल से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा y बाय एल, ठीक है, f इक्वल्स टू k बाय एल, l बाय एल। l बाय एल कितना होता है 1 होता है, ठीक है। हियर y बाय एल इज कॉल्ड आउटपुट पर वर्कर, जहां पे हम y बाय एल को क्या बोलते हैं आउटपुट पर वर्कर, यानी कि एक वर्कर का कितना कंट्रीब्यूशन है आउटपुट को जनरेट करने में, ठीक है। और इसके बाद k बाय एल क्या है कैपिटल पर वर्कर, जहां पे y किसके बराबर है gk के और 1 बीइंग कांस्टेंट, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। ये देखो ये प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन। तो जैसे जैसे हमारी कैपिटल बढ़ रही है प्रोडक्शन फंक्शन भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, लेकिन कैपिटल को भी हम एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं। यानी जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं आप लोगों को याद होगा शॉर्ट रन में हम जो है ना कैपिटल को फिक्स करते हैं, लेबर को चेंज करके आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेबर को आप एक लिमिट तक जो बढ़ा सकते हो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल में। लेकिन लॉन्ग रन में क्या बात करते हैं कि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको लेबर के साथ साथ कैपिटल यानी कि मशीनरी लैंड इन सब चीजों को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या रहा है छोटा सा ग्राफ किसका प्रोडक्शन फंक्शन का, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी भी बहुत सारे कंसेप्ट इसके देखने बाकी हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। फिर भी कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट रह गया हो कोई भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उन क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।